बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टेस्ट जो है वो इसके डिस्कशन शुरू करते हैं। आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं। कोई आप में कोई कंफ्यूजन हो किसी आंसर में, आप डिस्कस कर सकते हैं। पहला आंसर जो है, पहला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज। तो एसीटेट आयन आएगा। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई बेस आयोनाइज एसिड आयोनाइज होता है, उससे बनने वाली स्पीशीज को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो जितना वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होता है। तो नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट आयन बनता है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए इससे बनने वाला जो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सेकेंड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO3 आयन इज। कॉन्जुगेट एसिड इसका क्या होगा, ये अगर इसको एज अ बेस लिया जाए तो बेस क्या कहलाता है जनाब? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो HPO3 टू नेगेटिव हो, तो अगर वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो इस चीज का ये अगर बेस है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन H2PO3 है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है ऑफ HPO3 का। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट बी ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस वो है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं कि या तो उन पर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। वो नेगेटिव भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, H3 पॉजिटिव के साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। CH4 जो ऐसा मॉलिक्यूल है जो मजीद प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं। इस वाले से CH4 यहाँ पे ऑप्शन है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आइस वाटर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो है शिफ्ट मेल्टिंग ऑफ आइस, शिफ्ट टुवर्ड्स द मेल्टिंग ऑफ आइस। ये देखिए, वाटर और आइस में इक्विलिब्रियम है। अब देखा जाए तो आइस की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है हाई वॉल्यूम, और वाटर का जो वॉल्यूम है कम होता है। तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि आप वॉल्यूम सिस्टम का जो है वो कम करने की तरफ लेके जा रहे हैं। कम करने की तरफ लेके जा रहे हैं तो जाहिर बात है आइस जो है वाटर की तरफ शिफ्ट होगी। तो दूसरी इसकी वजह यह है कि जब हम प्रेशर हाई करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो जीरो से भी लो चला जाएगा। तो वैसे वाटर और आइस के दरमियान जो 0 डिग्री पर इक्विलिब्रियम पाया जा रहा है, तो जब मेल्टिंग पॉइंट 0 से भी माइनस में चला जाएगा तो ही फिर आइस जो है वाटर में के अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इस हवाले से हम कहते हैं कि शिफ्टिंग दिस इज फ्रीजिंग मेल्टिंग ऑफ आइस की तरफ ये शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। डेल्टा सी और डेल्टा पी में जो रिलेशनशिप है वो के सी और के पी में, वो आपको बताता हूँ। के पी इज इक्वल टू के सी और आर टी डेल्टा एन, ये आपके पास रिलेशनशिप है। तो आर टी तो हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है, 0 से ज्यादा होता है, पॉइंट्स में भी नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो केल्विन में ज्यादा ली जाती है। तो डेल्टा एन जब ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब आर टी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी आर टी पावर डेल्टा एन की। तो यहाँ पे जब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 होगा तो डेफिनेटली के पी जो है वो ग्रेटर देन के सी होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है कि डेल्टा एन जो होगा वो के पी और के सी इक्वल हो जाएंगे। दूसरा जो है, डेल्टा एन जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे भी के पी ग्रेटर देन के सी होता है।
जब ये डेल्टा एन लेस देन 0 होगा तो आप ये समझ लें कि ये रिलेशनशिप ऐसे आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी ओवर आर टी डेल्टा। तो इस सूरत में के सी ऑलवेज ग्रेटर देन के पी होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो तीनों ही ऑप्शन इस वाले से करेक्ट है, तो उसने इनकरेक्ट हमने पूछा था, तो इसका मतलब इसमें से नन ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 ये आपके पास इक्वेशन है। इस जो है वो रिएक्शन की SO2 O2 2SO3। तो ये रिएक्शन जो है वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो है वो हाई प्रेशर जो है फेवरेबल होगा। हाई प्रेशर इंक्रीज करने से वो वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो ये एक्सोथर्मिक के हवाले से लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होगा। इस हवाले से अकॉर्डिंग टू ली शटर प्रिंसिपल टी इज डिक्रीज एंड पी इज इंक्रीज जो है वो ये फेवरेबल कंडीशंस होंगे इसके लिए। क्वेश्चन 8 गिवन द pKa ऑफ द एसिटिक एसिड 4.7 है। इसके लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप एंडरसन इक्वेशन है वो क्या होती है पीएच किसी बफर को फाइंड करने के लिए pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर ये होता है। अब साहब pKa जो है वो 4.7 है। साल्ट की कंसंट्रेशन उसने बताई हुई है जनाब 0.01 और ये है जी 0.1, ये लॉग है इसका। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आंसर आता है 0.1 यानी कि 10 to -1। लॉग लेने के बाद इसकी वैल्यू होती है ये 4.7 प्लस लॉग। अगर इसको डिवाइड करके देख लें, अगर आपने पॉइंट खत्म करना तो इधर 10 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, लॉग खत्म हो गया। तो ये 1/10 आता है या 10 to -1। तो 10 to -1 करें तो ये इसका आंसर भी -1 है। 4.7 में से -1 कर दें तो ये 3.7 इसका आंसर करेक्ट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, ऑप्शन ए। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन फॉर द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा एच। अब डेल्टा एच जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को डिफाइन करता है। तो अगर एक रिएक्शन है जिसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब हमें पता है कि हर जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को जो है फेवर करती है। तो इसलिए डेल्टा एच जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा इसका पॉजिटिव होगा, इसलिए जो है हीटिंग जो है या टेम्परेचर बढ़ाना इसको फेवर कर रहा है आगे की तरफ, Kc इंक्रीज हो रही। A solution having POH is equal to 5, its hydrogen ion concentration। हमें पता है जनाब के पीएच और पीओएच जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन के इक्वल। पीएच प्लस पीओएच 14 है। तो पीओएच अगर 5 है तो पीएच डेफिनेटली कितनी होगी जी 9 होगी। तो पीएच जब 9 होती है तो 10 to -9 इसकी जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव है ये NH2 नेगेटिव। इसका एसिड कॉन्जुगेट एसिड जब होगा जब ये एक प्रोटॉन कबूल कर लेंगे। जब एक प्रोटॉन कबूल कर लेगा तो NH3 बन जाएगा। तो NH3 इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा NH2 पॉजिटिव का। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे NH3 है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने, तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर में 55.5 जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोल्स होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि 1000 ml में आपको पता है कि 1000 ग्राम होंगे। 1000 ग्राम को आप 18 से डिवाइड करें तो ये मोल्स आ जाएंगे, ये 55.5 मोल्स होंगे।
तो अगर आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो 1 मोल में आपको पता है कि एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको आपने कर लिया, इससे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन, ये सेम ही आगे चलते हैं। If water is added in equilibrium in hydrolysis of BaCl3, ये एफएससी की बुक की एक जो है वो स्टेटमेंट है कि BaCl3 की हाइड्रोलिसिस जब होता है तो वो क्लाउडी हो जाता है, तो वाटर ऐड करेंगे तो वो क्लाउडी होता जाएगा। कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट्स की बढ़ा रहे हैं। 15, द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड, जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन से बढ़ती है, और इसको ऑस्ट्रॉयड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंसंट एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन के साथ इसकी आयनाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ये एसिड बेस में ये डिस्कस किया गया। द पीएच ऑफ द एसिडिक बफर इंक्रीज बाय एडिंग मोर सॉल्ट इन इट बिकॉज, अच्छा ये आप अभी मैंने आपको जो है वो ये अभी बताई है एंडरसन इक्वेशन, और इसमें कॉमन इफेक्ट जो है वो आपको पता है एप्लीकेबल होता है कि साल्ट जब हम ऐड करते हैं, साल्ट की मौजूदगी की वजह से साल्ट जो है वो फुली आयनाइज्ड होता है, और पीएच जो है वो एसिड की वीक एसिड की आयनाइजेशन सुप्रेस हुई होती। तो जितना हम साल्ट ऐड करते जाएंगे तो आयनाइजेशन वो सुप्रेस होती जाएगी, यानी कि डिसोसिएशन जो एसिड की है वो कम से कम होती जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड यहाँ पे डिक्रीज होगी। दैट्स वाई के साल्ट ऐड करने से पीएच उसकी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन अक्कर, हाँ जी ये बात जरा थोड़ी सी समझने वाली है। ये हमने बात की भी है, केमिकल एनालिसिस में भी की है, इक्विलिब्रियम में भी बात हुई है कि प्रेसिपिटेशन कब होगी। तो प्रेसिपिटेशन याद रखिए कि जब भी KSP उसका आयनिक प्रोडक्ट जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल की तरह साथ होता है, तो जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो K उससे बढ़ जाएगा, KSP से बढ़ जाएगा, तो अजाफी आयन जो है उसके अंदर मौजूद होंगे, वो उनकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी और नीचे बैठ जाएंगे। तो जब आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेटर देन KSP होगी, मोर देन KSP, तो तब जो है वो उसकी प्रेसिपिटेशन होगी। तो इस हवाले से ये ऑप्शन जो है वो मोर देन KSP ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है वो द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इन टर्म ऑफ KSP, ये आप जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनकी आयनाइजेशन ऐसे होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम आयन प्लस 2OH आयन से, उसकी अब KSP आप निकालते हैं तो फर्ज करें S कंसंट्रेशन इसकी है, 2S इसकी होगी, तो ये आ जाएगा S इंटू 2S स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 4S क्यूब KSP। तो अगर आप S फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू S इज इक्वल टू KSP ओवर 4 थर्ड रूट होगा। तो इस हवाले से 1/3 ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, C ऑप्शन। तो इसके लिए मैंने आपको जब पढ़ाया था तो तब भी ये बताया था कि इसका तरीका क्या होगा इसको फाइंड करने का। मैं आपको भी दोबारा बता देता हूँ कि रूट के ऊपर आएगा जितने आयंस बन रहे हैं, जितने आयंस बन रहे हैं उसकी उतनी पावर होगी 1/, रूट की पावर जितने टोटल आयंस बन रहे हैं, अगर 4 आयंस बन रहे हैं तो फोर्थ पावर या 1/4 होगी, या फोर्थ रूट होगा। 5 आयंस बन रहे हैं तो अब S की पावर ये जो 4 आएगा या 8 आएगा या क्या आएगा, ये हमने डिपेंड करना है कि कितने जो बन रहे हैं, पावर क्या होगी। तो जितने मल्टीपल आयंस होंगे, जाके हाइड्रोक्सिल आयंस हैं 2 हैं, तो S की पावर जो है वो स्क्वायर आ जाएगी। 2S है तो 2 का स्क्वायर, 3S है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का क्यूब। तो इस वाले से ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है 19 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द की केसी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। आपको पता है कि केसी वैल्यू जो है वो चेंज होती है 2 सूत्रों में होती है
कि जब टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए या कंडीशंस चेंज कर दी जाए, कौन सी, ना प्रेशर ना वॉल्यूम ना कुछ और चीज, जबकि रिएक्टेंट ही चेंज कर दिया जाए। अब आपको चेंज, अब सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो जाहिर बात है अगर कोई एसिड है उसकी आयनाइजेशन भी चेंज हो जाएगी। तो सॉल्वेंट चेंज करने से उसकी केसी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर, क्योंकि नेचर ऑफ सब्सटेंस भी ही चेंज हो रही है उसके साथ, चेंज ऑफ सॉल्वेंट के साथ। द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन। इसमें याद रखिए बाइकार्बोनेट आयन जो है वो पीएच को मेंटेन करते हैं, वीक बेस है, बाइकार्बोनेट आयन ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। एफएससी में इसका आंसर तो ये मौजूद है कि 7.35 या 7.4 होती, लेकिन उसकी वजह क्या मेंटेन होने की, क्यों ये बफर के तौर पर एक्ट करता है, ये बाइकार्बोनेट आयंस को ऐसे बफर के तौर पर एक्ट करता है। द पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द वीक मोनोबेसिक एसिड इज 4। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द केसी। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब यह है कि कितने परसेंट आयनाइजेशन, कितने आयन हो जाएंगे। तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन का अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता, स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो इसकी पीएच आनी थी 0। अब 10⁻⁴ मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब, डेसीमीटर का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक्चुअली कितनी है जी, 10⁻⁴ मोल आ गई। तो अगर 1 मोल टोटल कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब उनमें से 10⁻⁴ जो है सिर्फ आयनाइज हुए, तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा वो ये होगा 10⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपके पास कोई वीक एसिड होता है, उसकी कंसंट्रेशन बताई गई है, तो पीएच के हिसाब से आपने देखना कि वो हाइड्रोजन आयन कितने प्रोड्यूस हुए, तो उस वाले से आप इसका के ए भी फाइंड कर सकते हैं। इसका के ए क्या है, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 10⁻⁴, क्योंकि 1 अगर पीएच 4 है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ ही होनी चाहिए। तो 1 मोलर से कितने टाइम्स हो तो 10⁻⁴ आएगी, 10⁻⁴ टाइम्स ही, इसलिए इसका के जो है वो। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्रॉम 25 to 40 डिग्री, द पीएच ऑफ द वाटर में अब याद रखिए जब टेम्परेचर बढ़ाने से आयनाइजेशन बढ़ती है, तो वाटर भी जो है वो पीएच भी होगी, वो चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पानी का बढ़ता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पीएच भी बढ़ती है। एम्फोटेरिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। एम्फोटेरिक वो होती है जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करे। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि जी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो प्रोटॉन जो है वो लूज कर सकता है। HSO4 प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। तो ब्रॉन्स्टेड के नजरिए के मुताबिक या ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक ये दोनों तौर पे एक्ट कर सकता है, ये एम्फोटेरिक है। जबकि सल्फेट आयन सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए सल्फेट आयन यहाँ पे ऑप्शन में आना था कि एम्फोटेरिक, ये ब्रॉन्स्टेड के हवाले से बताया गया। 24 है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6। अब जैसे ही 3 to 6 होता है, इसका मतलब 3 टाइम्स जो है पीएच बढ़ती है। पीएच बढ़ने का मतलब हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं। तो 3 टाइम्स 1000 टाइम हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो तब इसकी पीएच 3 to 6 हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीज बाय 1000 टाइम लिखा और डिक्रीज बाय 1000 टाइम नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये रिड्यूस टू हाफ भी नहीं हो सकता, डबल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये नन ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिक्रीज बाय 1000 टाइम आता तो फिर ये बिल्कुल ठीक था ऑप्शन, लेकिन सॉरी ये आ जाएगा जी नन फिलहाल आएगा, लेकिन इंक्रीज की जगह डिक्रीज आता तो फिर ये ऑप्शन हमने लेना था, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ये जरा बात, जो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम है, जब स्टीम जो है वो कंडेंस होती है तो जितने हीट कंटेंट उसके अंदर होते हैं वो लूज होते हैं, सिस्टम से हीट बाहर की तरफ जाती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाने के लिए हम खुद एनर्जी देते हैं बिजली की सूरत में, तो जब एनर्जी दी जाती है तो ये एंडोथर्मिक होता है, तो ये एंडोथर्मिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी एक एक्सोथर्मिक है, क्यों कि पानी के मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी खारिज होती है, कम हो जाती है ओवरऑल एनर्जी, तो इसलिए ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी एक्सो है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम भी एक्सो है, ये एंडो है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर से एकदम से जहन में आता है
कि टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है फ्रीजिंग का वो ज्यादा टेम्परेचर से उस सिस्टम का टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब है उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, इस वाले से ये एक्सो ही है। तो ये आप याद रखिएगा, फ्रीजिंग एक्सो है और कंडेंसेशन भी एक्सो है। Which one of the following equation correctly define the enthalpy of formation of CO? CO के लिए पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि एरोस जो है वो सही तरह से नहीं लगाए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब O जो है वो सिंपल, इसको हमने करेक्ट देना है कि कार्बन प्लस O2, ये करेक्ट है। नीचे वाला इसलिए करेक्ट नहीं है कि यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं ली गई, एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती, इसलिए बी को हमने करेक्ट नहीं लिखना। फॉर गिवन रिएक्शन हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP एंड हीट चेंज है, ये याद रखिए हमेशा QP जो है वो ग्रेटर देन QV होता है, ठीक है। तो ये हमने FSC में भी पढ़ा और ये BSc के थर्मो में भी बात मौजूद है। 29 में आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि जो मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ सकती हैं और जिनका ताल्लुक जो है वो उसकी नेचर के साथ होता है, सॉरी, ठीक है। तो टेम्परेचर नेचर के साथ नहीं होता जिनका ताल्लुक, के बल्क अमाउंट लें तो तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर का ताल्लुक जो है, टेम्परेचर किसी भी चीज का होता है, थोड़ी चीज हो या ज्यादा चीज हो उसके साथ उसका फर्क नहीं होता। वॉल्यूम, अगर अमाउंट बढ़ जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाता है या कम हो जाता है, अमाउंट बढ़ जाए तो इसकी एंथैल्पी चेंज भी कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस हवाले से टेम्परेचर इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आप पहले भी मैंने आपसे कहा था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से क्वेश्चन लाजमी आता है, तो ये देख लीजिएगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, ये अरेंजमेंट ट्रू कौन सी है? याद रखें सबसे छोटा यूनिट इनमें से अर्ज है, उसके बाद जॉल है, फिर कैलोरी है। 1 अर्ज जो है 10⁻⁷ जॉल्स के इक्वल होता है, तो ये पहला ही करेक्ट है, एक है जिसमें सॉरी पहला नहीं है, सॉरी, ये सी ऑप्शन करेक्ट है कि अर्ज सबसे कम है। अर्ज ग्रेटर, जॉल ग्रेटर, यस सर, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, ये सी ही करेक्ट है बिल्कुल। कैलोरी ग्रेटर है, फिर जॉल है, फिर अर्ज है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है जी? जिसमें वॉल्यूम जीरो हो जाए, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाए, तो इस हवाले से DV इक्वल टू जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो होगा। फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस, ये क्या होगा, E प्लस 2RT होगा या डेल्टा H क्या होगा? ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, क्या आएगा इसमें, आंसर क्या आएगा आपके ख्याल में? क्या क्या लोगों सर बीटा, सर बीटा आएगा, का माइनस नंबर ऑफ टू आर टी, मोल्स ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी ऐसा सर। ही है। कैसे आएगा लेकिन ये? सर वो इक्वेशन लगाएंगे ना जो हाँ जी है डेल्टा बिल्कुल, ई, हाँ जी डेल्टा सर, ए, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाँ इज प्रोडक्ट्स इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट्स। डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। तो जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N RT आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा N जो है वो प्रोडक्ट, जो डेल्टा N है वो आ जाएगा जी 2 - 4, सॉरी 2 - 4, तो ये -2 आंसर आएगा डेल्टा N। तो इस वाले से डेल्टा E -2 RT, ये बीटा इसमें करेक्ट है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ है। अच्छा, द एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट, क्या जी? जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है ना जी, कोई भी चीज हम समझते हैं वो जीरो एनर्जी स्टेट पे, तो जो इंथाल्पी चेंज, इंथाल्पीज उसकी होंगी वो हम समझते हैं वो जीरो होगी एट स्टैंडर्ड स्टेज। अब स्टैंडर्ड इंथाल्पी के लिए हम कौन सी कंडीशन देते हैं, 25 डिग्री, तो 98 केल्विन होगा ये। तो इस हवाले से ये इंथाल्पी ऑफ एलिमेंट फॉर्म जो कि स्टेबल स्टेट है किसी भी एलिमेंट की, वो जो जीरो एट 298 केल्विन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट एसिड, हाँ जी, सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं? ऐसे पॉजिटिव हैं जिनका साइज बड़ा हो,
चार्ज कम हो वो सॉफ्ट होते हैं, और जिनका साइज छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो, मोर पोलराइजेबल हो, वो क्या होते हैं जी, हार्ड एसिड्स होते हैं। इस वाले से सॉफ्ट एसिड जो है वो ये है कॉपर। करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सी एसिड्स हैं सारे। तो ऑक्सी एसिड में आपको 3-4 फैक्टर आपने पढ़े हुए हैं, आपने पता है आपको। एक तो ये है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ऑक्सी एसिड्स में तो आपने देखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस हवाले से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, तो इस हवाले से यही ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा कि सबसे ज्यादा HNO3, फिर HPO3, फिर जो है वो HESO3। फिनोल्फ्थलीन इज ये जितने भी इंडिकेटर आपको या पता है, या तो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेस होते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन एक वीक एसिड है और मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है। तो ये अभी क्वेश्चन भी एक स्कॉलर ने पूछा था कि फिनोल्फ्थलीन, ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो आयनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता। तो वीक एसिड होने की वजह से जब इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं तो बहुत कम आयनाइज होती है, तकरीबन ना होने के बराबर। अब अगर बेस ऐड कर देते हैं तो इसके हाइड्रोजन जो इसकी डिसोसिएशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो फॉरवर्ड की तरफ जाता है, क्योंकि जितने एच आयंस मौजूद होते हैं उनको बेस जो है वो कैप्चर कर लेता है, बहुत थोड़े अगर मौजूद होंगे। तो जितने हाइड्रोजन आयंस बनेंगे फिनोल्फ्थलीन या वीक बेस की जो है वो वीक एसिड एज ए इंडिकेटर जो यूज हो रहा है वो कैप्चर हो जाएंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी। तो आयनाइजेशन बढ़ने से जो है वो जब आयनाइज्ड सब्सटेंस का बढ़ जाता है तो उसका कलर आ जाएगा। जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं वो बेसिस में कलर देते हैं, कलर चेंज हो जाती है उनकी। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो वीक बेस है, इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है, और ये जो है वीक एसिड है फिनोल्फ्थलीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीवस बेस? इसमें जो AlCl3 है लीवस बेस नहीं है। लीवस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज भी है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, NH3 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये लीवस एसिड एक्चुअली। करेक्ट ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, ये जरा देखिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। कि जब जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये तमाम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन से अपनी तरफ खींचता है, तो जिस तरफ से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो NF3 है सारे बेसिक जो है वो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है इसमें। तो या आप दूसरी तरह से इसको ऑर्गेनिक में जैसा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो किसी भी जो लीवस बेस होता है अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग लगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो सबसे ज्यादा जो होगा इसमें स्ट्रॉन्ग मिथाइल ग्रुप होगा। NMe3 जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर NH3 आना था, फिर ये NF3 मैंने लिखा था। हाँ जी, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये C ऑप्शन बनेगा, लेकिन इसमें शायद गड़बड़ है कोई। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? Me3N, फिर NH3 आना चाहिए, फिर NF3 आखिर पे आना चाहिए। इसको आपने जरा यस जस्ट, सर। ऐसा ही है ना? हाँ, ये ऑप्शन एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ये साइन का डिफरेंस आ गया। NH3 दरमियान में आना चाहिए, वो ऐसा जी, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये आप थोड़ी सी चेंज के साथ ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप इसको देख लें जरा, C ऑप्शन। वरना नन पे आ जाए, अगर हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर नन पे कर देंगे हम, नन बन जाएगा कि कोई भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। ये जो अगला क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ये पर क्लोरिक एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अच्छा, इसका एक और भी है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज लॉक विद स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन। तो यहाँ पे क्लोरेट आयन ज्यादा स्टेबल है,
आयोडाइड आयन भी हो सकता है, लेकिन आयोडाइड आयन में आयोडीन के बड़े साइज होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये कम जो है वो एसिडिक है। तो HClO4 यहाँ पे मोस्ट एसिडिक है। द आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये थर्मोडायनेमिक्स में 3 तरह के सिस्टम डिस्कस किए हमने, आपने भी पढ़े होंगे। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में तो दोनों एनर्जी और मैटर एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। क्लोज्ड सिस्टम में मैटर नहीं हो सकता, एनर्जी हो सकती। लेकिन आइसोलेटेड में ना मैटर हो सकती एक्सचेंज, ना एनर्जी। तो इस वाले से ये नीदर मैटर नीदर, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। 43 रिलेशनशिप ऑफ फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ये क्या लगाया होगा आपने सबने? सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप फाइनल मैंने कहा था आपने थोड़ा सा पढ़ लेने। तो पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है एडियाबैटिक के लिए, ये करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेस कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और इरिवर्सिबल नेचुरल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ रही होती, एंट्रोपी चेंज जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी जो सिस्टम की इंक्रीज हो रही है तो चेंज जो होगी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो डेल्टा एस जो पॉजिटिव होती है फॉर नेचुरल प्रोसेसेस। एच एन कंसंट्रेशन जो है वो जब बढ़ती है, इंक्रीज टू द 10 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू इज पीएच विल बी। तो पीएच क्योंकि लॉग होता है हाइड्रोजन आयंस का, तो वो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है 10 टाइम्स तो 1 यूनिट जो है पीएच कम हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1। Internal energy of ideal gas decrease by the same amount as the work done by the system. The process is called कि वो कहता है कि इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ रही है आइडियल गैस की, जितनी अमाउंट आप वर्क कर रहे हैं ना जी, उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है या वर्क किया जाता है, तो वर्क करें तो 2 काम हो सकते हैं। एक तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है और एक उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है इसका मतलब हीट कोई सप्लाई नहीं हो रही, ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है हीट। तो इस सूरत हाल में ये एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा होता है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में ट्रांसफर तो नहीं होगी सिस्टम से सराउंडिंग का सिस्टम, तो सारी की सारी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी की सूरत में, वर्क वाली एनर्जी। इसलिए ये एडियाबैटिक प्रोसेस की निशानी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो इसके लिए याद रखिए कि जितने एटम्स ज्यादा होंगे या बॉन्ड्स जितने ज्यादा होते हैं उतनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आमतौर पर ज्यादा होती है। तो ये सुक्रोज आएगा इस वाले से, एटॉमिसिटी ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं। एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल फॉर डेल्टा ई और डेल्टा एच वहां होते हैं जहां पे डेल्टा वी 0 होता है, क्योंकि डेल्टा यही इक्वेशन है कि डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा तो डेल्टा ई और डेल्टा एच इक्वल आ जाए। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहाँ नहीं होता, या सॉलिड फेज में रिएक्शन हो या सॉलिड। दोनों में नहीं होता। लिक्विड फेज में भी वो डेल्टा वी ना होने के बराबर होती है तकरीबन। इसलिए हम कहते हैं सोल्यूशन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में दोनों सूरतों में डेल्टा ई और डेल्टा एच इक्वल होते हैं। बोथ ए एंड बी का ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने कोशिश की है कि डाइवर्सिटी भी रहे और डिफिकल्टी लेवल भी इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन मिक्स जरूर था मेरे हिसाब से। सर मैं क्वेश्चन पूछना है कि जो जैसे वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, जब अगर वो फ्रीज हो जाए तो उसके नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं रहेंगे? जी, नंबर ऑफ मोल्स का ताल्लुक मास के साथ होता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, मास तो कभी भी चेंज नहीं होता किसी चीज का। मास नहीं चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होंगे।
तो सर हमें आज एक एमसीक्यू आया था जिसमें हमने ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था कि अगर वाटर है और वो उसे हम फ्रीज कर देते हैं तो फिर हमने उसका बताना था वो। तो सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बिल्कुल से। वो आ जाएंगे, लेकिन वहां पे हमने जो है वो वॉल्यूम का फैक्टर देखना है कि जब गैस जो है वो लिक्विड वाटर चेंज हो रहा होता है आइस में, तो आइस का वॉल्यूम तो कम है, अब ज्यादा है, सॉरी, आइस का वॉल्यूम जी ज्यादा है ना, तो लिक्विड वाटर का कम है। तो जब हम प्रेस, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम किस तरफ जा रहा है, आइस से लिक्विड की तरफ। तो जान। हायर जो है वो लोअर वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम की तरफ, या लोअर वॉल्यूम की ओके तरफ कह सर। लें, ठीक है, कि आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, हाई से लो की तरफ आ रहे हैं ना। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये प्रेशर का बढ़ाना भी एक्चुअली किसको अफेक्ट कर रहा है, वॉल्यूम को कम कर रहा है, इस वाले से वो मेल्टिंग की तरफ जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं ना किसी भी लिक्विड का, तो जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, इसी तरह उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। तो इस हवाले से जब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फर्स्ट करें वो जीरो पे इक्विलिब्रियम है उनका, जीरो पे इक्विलिब्रियम पे है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से इसका मतलब वो माइनस में चला जाएगा। तो जब हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है या वो तो जीरो ही है, तो जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, इसका मतलब मेल्टिंग जो है वो तेज हो जाती है ना, ऐसा। तो इस हवाले से हम कह रहे हैं तो मेल्टिंग की तरफ जाएगा। दोनों फैक्टर को डिस्कस हम कर सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम का भी और ये फ्रीजिंग पॉइंट का भी। जी ठीक है जी। सर जो हमारे पास है, जी सर हमारे पास हैसेस लॉ है, उसमें हाँ, डेल्टा, जब हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने इसमें कौन से इक्वेशन को डेल्टा H1 लेना है और डेल्टा कोई H2 लेंगे और डेल्टा नहीं, H कोई तो। ये हाँ आर्बिट्रेरी जी। होता है, आर्बिट्रेरी होता है। आपने लेकिन ये जरूर उसको रखना है डिफरेंस, कि एक डायरेक्ट प्रोसेस होगा जिसमें डायरेक्ट ही वो चेंज प्रोड्यूस हो रही, एक स्टेप वाइज होगी। तो आपने सिर्फ ये रखना है कि डायरेक्ट चेंज जो टोटल चेंज होगी ना, उसका डेल्टा एच, और जो उसमें स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके तमाम डेल्टा एच के जो सम है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 ये आर्बिट्रेरी है, जो मर्जी लिख सकते हैं आप, ए बी सी ले सकते हैं। इक्वेशन से देख के अंदाजा हो जाएगा सर हमें, एक दफा। हाँ जी। जी जी। देख के ओके सर, अंदाजा हो मुझे आ जाएगा कि गई कौन समझ। सी इक्वेशन जो है वो मुकम्मल चेंज को जाहिर कर रही है। इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट जिसमें आ रहे हैं वो ओवरऑल जो है वो चेंज आ जाएगी, जिसमें इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो स्टेप्स वाइज चेंज आ जाएंगे। जी सर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को प्लीज थोड़ा सा। इंटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो अमाउंट के साथ नहीं होता। इंटेंसिव जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा हो तो तब भी वो एक खास टेम्परेचर हो, जो है अमाउंट ज्यादा हो तो तब भी टेम्परेचर उतना हो सकता है, कम हो तब भी उतना हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। लेकिन जो वॉल्यूम है, अमाउंट बढ़ने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी है, कम अमाउंट होगी तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी, ज्यादा होगी उस चीज की अमाउंट तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इंथाल्पी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और इंटेंसिव वो है जो है टेम्परेचर, और इसको और इसका आप क्या कह सकते हैं, और क्या एग्जांपल इसके ले सकते हैं, डेंसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी, सरफेस मास टेंशन। पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। वो जितनी मर्जी अमाउंट ले, डेंसिटी की वैल्यू फिक्स रहेगी, ऐसा ही है ना।